तर्कशास्त्र से संबंधित हमारे आज के व्याख्यान का विषय है भाषा के कार्य, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा की मानवीय जीवन में अहम भूमिका है। मानवीय सभ्यता के ऐतिहासिक विकास क्रम में मनुष्य को परिष्कृत, परिमार्जित एवं सुसंस्कारित करने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से यदि हम भाषा शब्द का विश्लेषण करें तो ये संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। अर्थात जब मनुष्य बोलकर या कहकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है तो इस अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वह भाषा ही है। भाषा मानवीय भावों को अभिव्यक्त करने एवं इनके आदान प्रदान करने का प्रमुख साधन है। भाषा की जो इकाई है वह वर्ण है और वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य, और इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तर्कशास्त्र विषयक इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने तर्कशास्त्र के सामान्य परिचय में ये स्पष्ट किया था कि तर्कशास्त्र तर्क करने की प्रक्रिया का एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। तर्कशास्त्र की इकाई तर्क वाक्य है और तर्क वाक्य भी एक प्रकार का वाक्य ही है, और जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि वाक्य का संबंध भाषा से है, अतः तर्कशास्त्र का संबंध भी भाषा से है। समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपरा में लुडविग विटकिंस्टाइन एक महान पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में भाषा के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे प्रकाश डाला है। लुडविग विटकिंस्टाइन के मतानुसार भाषा एवं वाक्य के विभिन्न कार्य हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, किसी को कोई कार्य करने अथवा नहीं करने को निर्देशित करते हैं। इसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। इसके द्वारा हम अपने विस्मयादि भावों को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करते हैं। हम अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से किसी से कोई प्रश्न करते हैं। इस प्रकार भाषा के अनेक कार्य हैं। तर्कशास्त्र के अंतर्गत हमारे लिए जानना आवश्यक है कि यद्यपि भाषा के अनेक कार्य हैं, किंतु भाषा के प्रमुख कार्य कौन से हैं। इरविंग एम कॉपी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में भाषा के 3 प्रमुख कार्यों की विवेचना की है, जो इस प्रकार है। पहला है सूचनात्मक कार्य, दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कार्य और तीसरा है निर्देशात्मक कार्य। इरविंग एम कॉपी का मानना है कि भाषा के ये 3 प्रमुख कार्य हैं। अब हम एक एक करके भाषा के इन 3 जो प्रमुख कार्य हैं उनको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। भाषा का जो प्रथम कार्य माना इरविंग एम कॉपी ने स्पष्ट किया है सूचनात्मक कार्य, जिसे कहेंगे हम इंफॉर्मेशन देना किसी भी विषय वस्तु के बारे में। जब भाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में हमें उसका विवरण कर कोई सूचना देती है तो हम उसे भाषा का सूचनात्मक कार्य कहते हैं। सूचना यदि तथ्यों के अनुरूप होती है तो वह सत्य होती है, और जब सूचना तथ्यों के अनुरूप नहीं होती तो वह असत्य होती है। सूचनात्मक कार्य के द्वारा भाषा विभिन्न विषयों की हमें कोई ना कोई सूचना प्रदान करती है। जैसे कि हम ये कहें कि महाविद्यालय की या विश्वविद्यालय की जो आगामी परीक्षाएं हैं वे 17 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं, तो हमारे इस कथन का जो अभिप्राय है, हम इस कथन के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं विभिन्न महाविद्यालयों में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उनकी दिनांक के विषय में छात्राओं और विद्यार्थियों को सूचना दे रहे हैं। अतः सूचनात्मक कार्य के द्वारा भाषा किसी भी विषय वस्तु या घटना या व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कोई ना कोई सूचना प्रदान करती है। भाषा का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वह है अभिव्यक्तात्मक।
और अभिव्यक्तात्मक जो कार्य भाषा का है, इसके माध्यम से मानवीय भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कि प्रार्थना का भाव अभिव्यक्त करना, या जैसे कि करुणा का भाव व्यक्त करना, जैसे कि वात्सल्य का भाव अभिव्यक्त करना, जैसे कि वीरता का भाव अभिव्यक्त करना। भाषा का जो अभिव्यक्तात्मक कार्य है, इसकी हमें सर्वोत्तम जो इसका उदाहरण है वह कवि की रचनाएं मानी जाती हैं, क्योंकि कवि जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस आदि के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और हमें अपने भावों को स्पष्ट करता है। जहाँ भाषा का सूचनात्मक कार्य सत्य या असत्य होता है, वहीं भाषा का जो अभिव्यक्तात्मक कार्य है उस संदर्भ में सत्य असत्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ कवि केवल अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये जो भावनाएं हैं इसमें काल्पनिकता का भी समावेश होता है और इसमें कुछ साहित्यिक जो आवश्यक जैसे रस आदि होते हैं उनका भी समावेश होता है। तो हम इन भाषा का जो अभिव्यक्तात्मक कार्य है उसको हम उस अर्थ में सत्य या असत्य नहीं कह सकते। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कार्य के विषय में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि जब भी कोई कवि अपने भावों को वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, भक्ति रस आदि के माध्यम से कविता के द्वारा अभिव्यक्त करता है, तो उसकी ये कविता ही भाषा के अभिव्यक्तात्मक कार्य का सर्वोत्तम उदाहरण होती है। महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कुछ अंश भाषा के अभिव्यक्तात्मक कार्य के दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी सवारी थी, मिला तेज से तेज, दिव्य तेज की अधिकारी थी, उम्र अभी 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने बन आई स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ, सिखा गई जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता के इस अंश में हमने जैसा कि देखा कि कवयित्री झांसी रानी की जो लक्ष्मीबाई हैं उसके महान व्यक्तित्व को और राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अहम योगदान को अभिव्यक्त करते हुए हम में वीर रस का संचार करती है और हमें राष्ट्रीयता के भावों को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी कोई कवि अपनी रचना के द्वारा जो अपने भावों को अभिव्यक्त करता है तो वही भाषा के अभिव्यक्तात्मक कार्य को व्यक्त करता है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कार्य के अतिरिक्त भाषा का एक अन्य प्रमुख कार्य है जिसे हमने कहा निर्देशात्मक कार्य। जब भी भाषा के माध्यम से हम किसी मनुष्य को कोई कर्म करने अथवा नहीं करने का आदेश देते हैं तो जो भाषा का कार्य जो होता है उसे हम निर्देशात्मक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहता है कि कल इस अभ्यास को पूर्ण करके लाना है, तो जो शिक्षक का ये जो आदेश है वह न तो कोई सूचना है और न ही भावों की अभिव्यक्ति, अपितु विद्यार्थी को अपना कार्य या अभ्यास पूर्ण करने के लिए दिया गया आदेश है। भाषा का निर्देशात्मक कार्य भी सत्य और असत्य नहीं होता, क्योंकि निर्देश को यदि पालन किया जाता है तो पूर्ण होता है और नहीं किया जाता है तो वह नहीं संपन्न हो पाता है। लेकिन इसके विषय में हम ये नहीं कह सकते कि भाषा का निर्देशात्मक कार्य भी सत्य और असत्य होता है। इस प्रकार हमने देखा कि इरविंग एम कॉपी के मतानुसार भाषा के 3 प्रमुख कार्य हैं। प्रथम जो है हमने देखा कि सूचनात्मक, जिसमें हम किसी सूचना के किसी व्यक्ति विशेष, घटना विशेष या वस्तु के बारे में कोई सूचना देते हैं। जबकि दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह अभिव्यक्तात्मक कार्य है, जिसमें हमने देखा कि
कवि या कोई भक्त जब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है तो वह उसे हम भाषा का अभिव्यक्तात्मक कार्य कहते हैं। और तृतीय में हमने ये स्पष्ट किया कि जब हम भाषा के द्वारा कोई कार्य करने अथवा नहीं करने का आदेश देते हैं तो उसे हम भाषा का निर्देशात्मक कार्य कहते हैं। इस प्रकार इरविंग एंड कॉपी के मतानुसार भाषा के ये 3 प्रमुख कार्य हैं, किंतु यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि भाषा के केवल ये 3 ही कार्य नहीं हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य हो सकते हैं, लेकिन प्रमुखतया हम इन 3 कार्यों के आधार पे भाषा के प्रमुख कार्य को समझ सकते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भाषा जो है कि ये जो 3 कार्य हैं पूर्णतया एक दूसरे से पृथक नहीं है। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि सूचनात्मक, तो वो केवल सूचना ही देती हो, मानवीय भावों को अभिव्यक्त नहीं करती हो या कोई आदेश नहीं देती हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जब हम ये कहते हैं कि भाषा का कोई कार्य अभिव्यक्तात्मक है तो वो केवल अभिव्यक्तात्मक हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा कोई सूचना भी दी जा सकती है और हमें कोई कार्य करने अथवा नहीं करने का आदेश भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार जब हम भाषा को आदेशात्मक कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं तो उससे भी हमारा ये अभिप्राय नहीं है कि भाषा का जो आदेशात्मक कार्य है वह केवल आदेशात्मक ही कार्य, निर्देशात्मक कार्य ही करता है। भाषा के निर्देशात्मक कार्य के द्वारा भी कोई सूचना दी जा सकती है और किसी भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। अतः यद्यपि हमने देखा कि इरविंग एम कॉपी ने भाषा के जो प्रमुख कार्य हैं उनका ये 3 विभाजन किया है, लेकिन ये तीनों कार्य एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं हैं। कभी कभी भाषा जो है एक साथ इन तीनों कार्यों को संपन्न करती है। जैसा कि अभी हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के कुछ अंश प्रस्तुत किए। इस कविता में हमने देखा कि जब सुभद्रा कुमारी इस कविता के बारे में हमें जो सुभद्रा कुमारी के विचार हैं वे हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व के विषय में सूचना भी देते हैं। साथ ही ये हमें राष्ट्रीयता के भावों को उदय करके अभिव्यक्तात्मक कार्य भी करते हैं। साथ ही हमें अपने अंदर इस राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए निर्देश भी देते हैं। इस प्रकार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है कि भाषा का उपरोक्त जो हमने 3 कार्य किए बताए हैं वे एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हैं। इनमें जो है ये कभी कभी एक साथ मिलकर भी कार्य करते हैं। आज के व्याख्यान में हमने भाषा के इन 3 प्रमुख कार्यों की विवेचना की। आज के हमारे इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। भाषा के प्रमुख कार्यों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। भाषा के सूचनात्मक कार्य से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कार्य को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। भाषा का निर्देशात्मक कार्य क्या है, उसे स्पष्ट कीजिए। क्या भाषा एक साथ इन तीनों कार्यों को संपन्न कर सकती है, इस विषय में अपने मत को स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हमने विवेचन आज के व्याख्यान में किया है।